हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप सभी के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी काव्य साहित्य और गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को करवा दीजिए, क्योंकि यहां से बच्चों टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का निपटारा कर देते हैं। तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा लाजवाब होने वाली। अब इसके बाद बच्चों कुछ बचेगा नहीं आपके पास। चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को। भैया हम आराम से बढ़िया तरीके से हल करते चलेंगे और आपको भी इत्मीनान से ध्यान पूर्वक पूरा कंसंट्रेट करके फोकस करना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं भैया पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा एवं सरोज स्मृति कविता के रचयिता कौन है? राम की शक्ति पूजा एवं सरोज स्मृति कविता के रचयिता कौन है? आपके सामने विकल्प है बच्चों, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, या फिर भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर अज्ञे जी। तो भैया ये सरोज स्मृति एक मॉडल पेपर में हम करवा चुके हैं। अगर आपको पता हो तो भैया ये कौन सा भैया इस कविता के रचयिता कौन है? तो निराला जी हैं। कौन है भैया? निराला जी हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कि सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं। याद आया कुछ? तो भैया सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं, तो किसके सुकुमार कवि हैं? विकल्प आपका है प्रकृति के, या फिर भैया श्रृंगार के, या फिर ज्ञान के, या फिर भक्ति के। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि एक पेपर में हमने सॉल्व करवाया था, वहां पर पूछा था कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे माना जाता है। तो भैया प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? पंत जी हैं। तो यहां पर पूछ लिया है कि कवि हैं प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के और भक्ति के। तो भैया ये प्रकृति के सुकुमार कवि हो जाएंगे। किसके होंगे बच्चों? प्रकृति के सुकुमार कवि होंगे। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको भी कमेंट करना है कि आपके यहां से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक? क्योंकि ये फाइनल तैयारी है, फुल एंड फाइनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है? कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है, अर्थात पहले सर्ग का नाम क्या है? विकल्प आपका है भैया चिंता, या फिर आशा, या फिर श्रद्धा, या फिर इड़ा। तो भैया कामायनी के प्रथम सर्ग की बात कर लें तो प्रथम सर्ग का नाम है चिंता। क्या है बच्चों? चिंता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यानी वैसे तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक, कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है? विनय पत्रिका किस काल की रचना है, ये आपको बता देना है। विकल्प आपके सामने है आदिकाल, दूसरा है भैया भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा विकल्प है आधुनिक काल। तो बच्चों विनय पत्रिका जो है किस काल की रचना है? तो ये है भैया भक्ति काल की। और आपको कमेंट करना है कि ये विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित है, क्योंकि ये हम करवा चुके हैं, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि भैया विनय पत्रिका किसके द्वारा रचित है। हम विकल्प भी आपको दे रहे हैं भैया, सूरदास, तुलसीदास, ठीक है, या फिर भैया जैसे नाभादास, या इनमें से कोई नहीं। अगर इसके अलावा कोई होगा तो आपको विकल्प बता देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि छायावाद की विशेषता क्या है? और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि छायावाद की विशेषता क्या है। आपके सामने विकल्प है उपदेशात्मक वृत्ति, या फिर इतिवृत्तात्मकता, या फिर सौंदर्य और प्रेम, या फिर श्रृंगार और वर्णन, मतलब श्रृंगार वर्णन, ठीक है। तो भैया ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात कर ले छायावाद, तो छायावाद में सौंदर्य और प्रेम का वर्णन किया गया है। तो भैया इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? गा वाला हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है, कि निम्न में से एक चंपू काव्य है, कौन सा है? विकल्प है पंचवटी, दूसरा है द्वापर, तीसरा है भैया यशोधरा, या चौथा है सिद्धरा। तो एक चंपू काव्य कौन है इनमें? तो यशोधरा है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भैया? यशोधरा हो जाएगा, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। देखिए ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो विकल्प है रामचरितमानस, या फिर पद्मावत, या पृथ्वीराज रासो, या फिर भैया रामचंद्रिका। तो अगर हम बात करें बच्चों तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो भैया पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो दिनकर जी को अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी को कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भैया किस पर मिला था। विकल्प है कुरुक्षेत्र पर, दूसरा है रश्मिरथी पर, तीसरा है उर्वशी पर, या फिर चौथा हुंकार पर। तो भैया अगर दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें बच्चों तो उर्वशी रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा सा है बच्चों, कह रहा है कि किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। पहला विकल्प है भैया चिदंबरा, दूसरा विकल्प है बच्चों कितनी नावों में कितनी बार, तीसरा विकल्प है उर्वशी, और चौथा विकल्प है प्रिय प्रवास। तो अगर ध्यान से देखें तो भैया जो ये रचना है प्रिय प्रवास, इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी सभी रचनाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भैया चिदंबरा के लिए पंत जी को पुरस्कार मिला है, और उसके बाद उर्वशी के लिए तो भैया रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है। किसको? दिनकर जी को मिला है। और उसके बाद कितनी नावों में कितनी बार के लिए भैया अज्ञेय जी को मिला है, ठीक है। तो इन तीनों रचनाओं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, लेकिन प्रिय प्रवास की जो रचना है इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। आई बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पंत जी को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, दिनकर जी को उर्वशी रचना पर, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को भैया कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है कि वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है। वेदना की कह रहा है कि प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है। विकल्प है सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर भैया मैत्रेयी पुष्पा, या फिर लक्ष्मीबाई। तो भैया वेदना, देखिए अगर आप विकल्प से भी समझे ना, इसको बड़े ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो महादेवी वर्मा जी थी उनकी ज्यादातर रचनाओं में भी वो पीड़ा व्यक्त करती थी, वेदना के भाव होते थे, ठीक है। तो यानी कष्ट को बयां करती थी। तो महादेवी वर्मा जी वेदना की प्रतिमूर्ति कही जाती थी, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। और देखिए सप्तक की बात कर ले तो बहुत ज्यादा तार सप्तक बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा है। विकल्प है आपका भैया सन 1959 ईस्वी, या फिर सन 1954 ईस्वी, या फिर सन 1951 ईस्वी, या फिर सन 1957 ईस्वी। तो भैया तीसरे सप्तक की बात कर रहा है बच्चों। तो तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें भैया तो प्रथम कब हुआ था, तो सन 1943 ईस्वी में। दूसरा कब हुआ था भैया, द्वितीय कब हुआ था, तो द्वितीय हुआ था सन 1951 में। और तीसरा तो यहाँ भैया हमने बता ही दिया, जो तृतीय तार सप्तक है या तीसरा है वो 1959 ईस्वी में। और चौथा भी एक है 1979 ईस्वी में, बट ये तीन ही प्रमुख हैं। और इसका भैया अगर हम बात कर लें तो प्रकाशन किसके द्वारा हुआ, तो अज्ञेय जी के द्वारा हुआ। किसके द्वारा भैया, अज्ञेय जी के द्वारा। तो भैया काम की चीज है बच्चों, आपका प्रथम द्वितीय तृतीय में कोई एक जरूर पूछ सकता है, इसलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये साकेत जो महाकाव्य है इसके रचयिता कौन है भैया? विकल्प है तुलसीदास, दूसरा है निराला, तीसरा है दिनकर और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो भैया ये जो साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त जी का, इनका एक ये प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भैया कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ध्यान से समझिए, ये नहीं पूछ रहा कि है, पूछ रहा कि नहीं है। विकल्प है आपका पहला हुंकार, दूसरा है रश्मि रथी और तीसरा है चित्राधार। भाई चौथा विकल्प है ही नहीं, बट आगे नहीं जाने की जरूरत क्योंकि इसी में से एक हो गया। ठीक है, हुंकार भी है भाई, रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, ठीक, और उसके बाद अभिनव मनुष्य हो गया, फिर रश्मि रथी हो गया, सब इन्हीं की है। चित्राधार इनकी रचना नहीं है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें 3 ही विकल्प थे, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना बच्चों। कह रहा है कि एकांतवासी योगी किसकी रचना है? एकांतवागी योगी किसकी रचना है? विकल्प है आपका मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक या फिर बाल मुकुंद गुप्त या फिर भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो एकांतवासी जो योगी है ये श्रीधर पाठक जी की क्या है भैया? रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति कौन सी है? इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है ये आपको बताना है। विकल्प है त्रिकाल संध्या या फिर भैया इत्यलम या फिर सिद्धराज या फिर बच्चों नील कुसुम। तो मैथिली शरण गुप्त जी की काव्य कृति कौन सी है? सिद्धराज, सिद्धराज इनकी काव्य है। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया, और वीडियो में अगर मजा आ रही हो तो जमकर सेशन को लाइक मार दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है भैया, चलिए अनामिका के रचनाकार कौन है? विकल्प है आपका अज्ञेय, दूसरा है भैया निराला, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है बच्चों सुमित्रा नंदन पंत। तो अगर हम बात कर ले भैया ये जो अनामिका है ये किसकी रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। इनकी जितनी रचनाएं हैं ज्यादातर जिसे गर्ल्स के नेम होते हैं उन्हीं नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निहार किसकी रचना है? तो निहार किसकी रचना है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की, महादेवी वर्मा जी की या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी की या फिर निराला जी की। तो भैया ये नीरजा निहार ये सारी रचनाएं किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है भैया, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है, याद रखना ये किसी ना किसी सेट में आएंगे, इतना तय है। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं आज कुछ छोड़ेंगे नहीं, पूरा निपटा के मानेंगे, टेंशन तो लेना ही नहीं रसगुल्लो। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बबुआ कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? और यह भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं टोटल? विकल्प है आपका 9 या फिर 12 या फिर 15 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया कामायनी महाकाव्य में अगर हम बात करें तो टोटल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं बच्चों? टोटल 15 सर्ग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर की है? ठीक है, पंत जी ने कह रहा नौका विहार ये जो कविता है इसकी रचना कहां पर की थी? विकल्प है आपका काला कांकर या फिर रामगढ़ या वाराणसी या फिर इलाहाबाद में। तो भैया इसकी रचना इन्होंने कहां किया था? तो विकल्प आपका हो जाएगा काला कांकर। कहां हो जाएगा भैया? काला कांकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। तो मतलब कह रहा है इनमें कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है। ठीक है, सीधा सा हमारा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी रचना ऐसी है भैया जो आदिकाल की नहीं है बच्चों। विकल्प आपका है पृथ्वीराज रासो या फिर परमाल रासो या पद्मावत या फिर बच्चों विद्यापति पदावली। तो भैया आदिकाल की रचना परमाल रासो भी है,
मतलब पृथ्वीराज रासो भी है, परमाल रासो भी है, विद्यापति पदावली भी है। ये पद्मावत जो रचना है ये आदिकाल की रचना नहीं है। ठीक है, तो हमारा यही विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भैया कह रहा कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं घनानंद को, या फिर बच्चों भूषण को, या केशव को, या फिर भैया पद्माकर को। तो भैया कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव जी को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन कि प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि प्रसाद जी की कृति जिसके नायक मनु हैं वो कौन सी कृति है? ठीक है, अर्थात जिनमें नायक मनु हैं वो ऐसी कौन सी रचना है? विकल्प है भैया लहर में, आंसू में, झरना में, या फिर कामायनी में। तो कामायनी में ही भैया श्रद्धा और मनु के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा कामायनी। अगला क्वेश्चन कि कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? इसके पहले क्वेश्चन आया था कि कौन सा ग्रंथ आदिकाल का नहीं है, बट यहां पूछ रहा है कि कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, आपको यह बताना है। विकल्प आपके सामने है सूर सागर, दूसरा है भैया पद्मावत, तीसरा है भैया बीसल देव रासो, और चौथा है आंसू। तो भैया सूर सागर की बात कर लें, ये आदिकाल का कह रहा है कि नहीं है, ये नहीं है। पद्मावत भी नहीं है, आंसू भी नहीं है, ये बीसल देव रासो, ठीक, ये रचना आदिकाल की है। एक मिनट भाई, थोड़ा पानी पी लें। चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमाश्रयी सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है? प्रेमाश्रयी जो भक्ति शाखा है तो वो किस भक्ति शाखा से है, ये पूछ रहा है, और इसको भी करवा चुके हैं बच्चों। विकल्प है आपका कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, या राम भक्ति शाखा। तो जो सूफी संत हैं भैया वो निर्गुण कवि के बारे में, अर्थात निर्गुण के मतलब जो निर्गुण होते हैं भाई इसके बारे में कहा गया है। जिसमें अगर हम बात करें तो कबीर दास ज्यादा निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में ही लिखते थे, अर्थात निर्गुण का ही गुणगान करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी काव्य कृति उर्वशी पर पुरस्कार मिला था। इसके पहले ही क्वेश्चन आ चुका है भैया, इसके पहले हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर रखा है कि कह रहा है कि दिनकर जी को उनकी किस रचना पर उर्वशी पुरस्कार मिला था। विकल्प है साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक मिनट, हाँ भैया उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, या भारत भारती पुरस्कार, या ज्ञानपीठ पुरस्कार, या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो क्वेश्चन देखिए घुमा दिया। ठीक है, अब की बार पूछ लिया कि इस पे कौन सा पुरस्कार मिला। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों आपको अगर याद हो तो इस पर भैया भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था भैया इनकी उर्वशी रचना को। चलिए बच्चों आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? तो भैया इसमें कह रहा है ऐसा कौन सा महाकाव्य है जिसमें भैया टोटल 12 सर्ग हैं। विकल्प है आपका कामायनी, दूसरा है प्रिय प्रवास, तीसरा है साकेत, और चौथा है वैदेही वनवास। तो भैया किस काव्य कृति में 12 सर्ग हैं? तो साकेत में बच्चों कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग में। बाकी अगर यहां से यह भी याद रखना कामायनी का पूछे तो 15 सर्ग, ठीक, प्रिय प्रवास पूछ ले भैया 17 सर्ग, और वैदेही वनवास 18 सर्ग, और इसमें तो भैया 12 सर्ग हैं ही। ठीक है, तो इनका भी याद रखना क्योंकि सारे के सारे जो महाकाव्य हैं इनमें सर्ग से भी संबंधित क्वेश्चन करता है। ठीक है, आई बात समझ में? हो जाएगा ना बच्चों? स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया कि छायावाद की प्रमुख विशेषता है। छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है? ये भी ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। इत्तिवृत्तात्मकता, या फिर श्रृंगार रस की प्रधानता, या फिर युद्धों का सजीव वर्णन, या फिर स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो भैया छायावाद की प्रमुख विशेषता स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, ठीक, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि हिंदी का भाई प्रथम मतलब हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? विकल्प है आपका गोरखनाथ, या फिर भैया चंद बरदाई, या फिर बच्चों जगनिक, या फिर भैया सरहपा। तो कुछ आया, याद आया रसगुल्लों? इस क्वेश्चन को भी करवा चुके हैं। सरहपा को भैया हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, ठीक है। तो ये वाला विकल्प सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है? विकल्प है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है श्रीधर पाठक, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है महादेवी वर्मा। तो भैया मैथिली शरण गुप्त का आपने जब साहित्यिक परिचय देखा था तो उसमें हमने बताया था इनकी रचना भारत भारती, ठीक है, भारत भारती, क्योंकि रंग में भंग इनकी पुस्तक चली नहीं थी। भारत भारती ने ही इन्हें क्या है कि राष्ट्र कवि का दर्जा दिलाया था। याद आया ना कुछ? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिदंबरा के रचनाकार कौन है? विकल्प है भैया मैथिली शरण गुप्त, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या फिर बच्चों सुमित्रा नंदन पंत, या फिर सोहन लाल द्विवेदी। तो भैया चिदंबरा के रचनाकार कौन है? तो चिदंबरा किसकी रचना है? पंत जी की, और इन्हीं पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। चिदंबरा के लिए ही ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? सब इसी में मिला के आपको हम बताएंगे, गद्य पद्य दोनों का, टेंशन नहीं लेना। इतना तैयार कर लिया ना तो अब झंडा गाड़ के आओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी। तो प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी थी? ये हमारा क्वेश्चन है। विकल्प है भैया गिरिजा कुमार माथुर, या फिर भैया केदारनाथ सिंह जी ने, या अज्ञे जी ने, या फिर धर्मवीर भारती। तो भैया प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा अज्ञे जी ने दिया था। ये क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चिंतामणि कवि हैं, चिंतामणि कवि है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके हैं भैया ये बताना, किस वर्ग के? तो ये जो चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल जी की का जो प्रमुख एक निबंध है, ये किस वर्ग से है? पहला विकल्प है रीति सिद्ध वर्ग से, रीति मुक्त वर्ग से, या रीति रहित वर्ग से, या फिर रीतिबद्ध वर्ग से। याद आया बच्चों? इस क्वेश्चन भी मतलब को भी हम करवा चुके हैं। तो ये है रीतिबद्ध वर्ग से, ठीक है भैया, ये विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, तो इनमें से कौन सी रचना पंत जी की नहीं है? विकल्प आपके सामने है पल्लव, दूसरा है भैया वीणा, तीसरा है रसवंती, चौथा है लोकायतन। तो भैया पल्लव हो गया, अब गुंजन हो गया, वीणा हो गया, लोकायतन हो गया, सारी की सारी रचनाएं पंत जी की हैं। तो कह रहा कौन सी इनकी नहीं है? तो भैया रसवंती इनकी रचना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू के रचनाकार हैं, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आंसू के रचनाकार कौन है? विकल्प है महादेवी वर्मा, या फिर बच्चों जयशंकर प्रसाद, या फिर बच्चों प्रेमचंद्र, या फिर अज्ञे जी। तो भैया आंसू, लहर, झरना, ये सारी किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। किनकी हैं भैया? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आई बात समझ में? तो इन किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, ठीक।
चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भैया कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? विकल्प है आपका कबीरदास, या फिर भैया सूरदास, या फिर तुलसीदास, या फिर नाभादास। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी करवा चुके हैं कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की। किसकी रचना? सूरदास जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामा रचना है, तो भैया यामा किसकी रचना है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद जी की, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, या फिर बच्चों महादेवी वर्मा जी की, या फिर राम कुमार वर्मा जी। तो दीप शिखा यामा ये किसकी रचना है भैया? महादेवी वर्मा जी की। तो इनकी एक प्रसिद्ध काव्य कृति है यामा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भैया? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है? आपके सामने विकल्प है परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा घर आपने देखा है, या फिर पृथ्वी पुत्र, या फिर बच्चों स्वर्ण किरण। तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा। इसको भी एक मॉडल पेपर में हल करवा चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि यशोधरा के रचनाकार हैं। ठीक, यशोधरा के रचनाकार हैं। चलिए इसके विकल्प देखते हैं भैया, क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर कर दें तब सब विकल्प आएगा। तो यशोधरा के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या मैथिली शरण गुप्त, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या फिर भैया जयशंकर प्रसाद। तो यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी रचना है भैया? तो यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अज्ञेय जी को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक, विकल्प आपके सामने है कितनी नावों में कितनी बार। दूसरा है बच्चों कि अरि ओ करुणा प्रभामय, या फिर तीसरी रचना है आंगन के पार द्वार, या फिर बच्चों चौथी ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो यहां पर कह रहा है कि इनको किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो इनको कितनी नावों में कितनी बार के लिए भैया भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर हम बात करें तो इनकी ये जो रचना है, इस वाली रचना में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा भैया? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जबकि आंगन के पार द्वार इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर सागर के वर्ण विषय का आधार क्या है। तो सूर सागर के वर्ण विषय का आधार क्या है? विकल्प है श्रीमद् भागवत, या विष्णु पुराण, या फिर कोनो उपनिषद, या फिर भैया मनु स्मृति। तो भैया सूर सागर के वर्ण विषय की बात करें तो ये श्रीमद् भागवत का आधार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। देखिए क्वेश्चन आ गया ना, इसके पहले हमने भैया सप्तक पर भी करवा दिए हैं। तो अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा जो सप्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प है 1943, 1951, 1959, 1976। तो भैया दूसरे की बात कर रहा है तो सन 1951 में दूसरा हुआ था, जबकि इस वाले में तो भैया इस वाले में तो पहला हुआ था। ठीक है, और इस वाले में तो तीसरा हुआ था। ठीक, तो ये तो हम बता चुके हैं। तो दूसरे वाली की बात कर रहा है तो भैया दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या क्या है। अर्थात बिहारी जो सतसई है ये क्या है, दोहा का एक संग्रह है जिसमें बहुत सारे दोहा हैं। तो मैं मतलब उसमें कह रहा है कि कितने दोहों का वो संग्रह है। विकल्प आपका है 700 या फिर 713 या 719 या फिर भैया 724। तो बिहारी सतसई में दोहों की संख्या बात कर ले भैया 713 दोहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे रसगुल्लों कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए सुमित्रा नंदन पंत को भैया हमने तो ये देख लिया कि उनको किस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह क्वेश्चन भी काफी ज्यादा किया जाता है। विकल्प है लोकायतन पर या फिर चिदंबरा पर या फिर कला और बूढ़ा चांद पर या फिर भैया स्वर्ण किरण पर। तो ध्यान से समझिएगा, कला और बूढ़ा चांद इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, जबकि इस रचना पर भैया इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट एक बार कर लीजिए भैया। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है। परशुराम की प्रतीक्षा ये किसकी काव्य कृति है। विकल्प आपके सामने है गजानंद माधव मुक्तिबोध या फिर रामधारी सिंह दिनकर या फिर बच्चों गिरिजा कुमार माथुर या फिर भैया धर्मवीर भारती। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम और करवा चुके हैं, ठीक है। वहां पर यह पूछा था कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना है। अब तो समझ में आ गया ना कि जो परशुराम प्रतीक्षा, भाई परशुराम की प्रतीक्षा है वो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है भैया, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि आंगन के पार द्वार रचना है। देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा कर ही किए जाएंगे। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। विकल्प है जयशंकर प्रसाद जी की, दूसरा है भैया महादेवी वर्मा जी की, तीसरा है अज्ञे जी की, चौथा है भैया सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो आंगन के पार द्वार ये अज्ञे जी की रचना है। और यहां से एक क्वेश्चन और याद रखना, इसी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जबकि भैया इनकी जो रचना है कितनी नावों में कितनी बार, उसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बट इस रचना के लिए अगर पूछे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए चारण काल नाम दिया। ठीक है, तो भैया हिंदी साहित्य के आदि काल को कह रहा है कि चारण काल किसने कहा था। यह क्वेश्चन भी हम करवा चुके हैं मॉडल पेपर के अंदर। भैया विकल्प है राहुल सांकृत्यायन या फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने या राम कुमार वर्मा जी ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने। तो भैया आदिकाल को चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने कहा। किसने भैया, राम कुमार वर्मा जी ने। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि लहर के रचनाकार कौन है। तो भैया लहर किसकी रचना है। विकल्प है जयशंकर प्रसाद या फिर गिरिजा कुमार माथुर या फिर भैया हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। तो आंसू लहर झरना ये किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में नई कविता के कवि कौन हैं। नई कविता के कवि कौन हैं। तो भैया विकल्प है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तो भैया यहां पर ये अज्ञे जी है। ठीक है, उधर वो कटा है तो अज्ञे जी हैं, इसको याद रख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। कह रहा भैया कि किस काल को
पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन भाई विकल्प आपके हैं आदिकाल, दूसरा है बच्चों भक्ति काल, तीसरा विकल्प है आपका रीतिकाल और चौथा विकल्प है आधुनिक काल। तो भैया भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम एक बार और करवा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया कि कामायनी रचना है, तो ये कामायनी किसकी रचना है? ये तो हर स्टूडेंट अच्छे से जानता होगा। विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जयशंकर प्रसाद जी की, महादेवी वर्मा जी की, मोहन अवस्थी जी की। तो भैया ये कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी रचना है भैया? तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन नाम किसने दिया? तो भैया हिंदी का के आदिकाल को बीज वपन नाम किसने दिया? ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर भैया राम कुमार वर्मा ने, या फिर बच्चों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने। कुछ याद आया इस क्वेश्चन को देख करके? इस क्वेश्चन को भी भैया हम एक क्वेश्चन पेपर में करवा चुके हैं। तो आदिकाल को बीज वपन नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। किसने दिया भैया? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया कि निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचना कौन सी है? मेरे विचार, सूरज का सातवां घोड़ा, या फिर भैया आल वाल, या फिर मैंने सिल पहुंचाई। ठीक है, तो भैया यहां पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की रचना कह रहा है, तो इनकी कौन सी रचना है? रेड्डी जी की रचना है मेरे विचार। कौन सी रचना? मेरे विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बादल को घिरते देखा है, यह भी एक प्रसिद्ध कृति है कि बादल को घिरते देखा है, ये किसकी रचना है? मुक्ति बोध की, या फिर नागार्जुन जी की, या फिर भैया त्रिलोचन की, या फिर अज्ञेय जी को। तो देखिए जो नेचर से संबंधित है, जैसे सूरज का सातवां घोड़ा हो गया, ठीक है, वो धर्मवीर भाती हो गया जैसे यहां पर, और उसके बाद बाकी यहां पर ज्यादातर जो नेचर से रिलेटेड है वो किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा रचित है। ठीक है, नागार्जुन के द्वारा। आई बात समझ में? चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। ठीक, रामधारी सिंह जो दिनकर हैं वो प्रमुख कवि हैं, तो किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? ये क्वेश्चन कर रहा है। विकल्प आपका दिया है प्रयोगवादी काव्य धारा, या फिर बच्चों प्रगतिवादी काव्य धारा, या निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, या फिर सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण और सगुण तो ये वैसे ही कट जाएगा, इनके हैं नहीं। अब भाई क्वेश्चन भाई आपके दो ऑप्शन है, पहला और दूसरा, प्रयोगवादी काव्य धारा या फिर प्रगतिवादी। तो भैया यहां पर अगर हम बात करें तो ये प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है भैया, चलिए आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन है कि बिहारी की रचनाओं का छंद है, अर्थात जो बिहारी लाल की जो रचनाएं हैं उनमें कौन सा छंद होता है? ये क्वेश्चन कर रहा है। विकल्प है आपका सवैया, या फिर चौपाई, या फिर भैया दोहा, या कुंडलिया। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो दिमाग लगाकर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जो बिहारी लाल जी हैं भैया, ये इन्होंने सबसे ज्यादा भाई अगर हम बात कर लें तो इनकी रचनाओं का जो छंद होता है वो कौन? दोहा, अर्थात दोहा के बारे में लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। आगे क्वेश्चन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कथन है। आ गया ना? ये क्वेश्चन भी करवा चुके हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह का ये मतलब किसका कथन है? विकल्प है आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर भैया गुलाब राय जी का, या फिर बच्चों
कह रहा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या डॉक्टर नगेंद्र का। तो भैया डॉक्टर नगेंद्र का ये क्या है, कथन है। ठीक है, किसका, डॉक्टर नगेंद्र का। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं। तो प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन हैं? विकल्प आपका है राम नरेश त्रिपाठी या बाल मुकुंद गुप्त या फिर भैया नागार्जुन या डॉक्टर नगेंद्र। तो भैया प्रगतिवाद के सशक्त कवि नागार्जुन को माना जाता है। किसे भैया? नागार्जुन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मास्को अभी दूर है, मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं कौन है? विकल्प है आपका त्रिलोचन या फिर राम स्वरूप शर्मा या फिर भैया हरिवंश राय बच्चन या शिव मंगल सिंह सुमन। तो भैया मास्को अभी दूर है ये सुमन जी की रचना है। ठीक है भैया, किसकी है? सुमन जी की रचना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है? विकल्प है आपका प्रेमांबु प्रवाह, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, करवा चुके हैं। दूसरा है त्रिपथगा या लहर या फिर ग्राम्या। तो भैया मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी है? इनमें त्रिपथगा है। क्या है भैया? त्रिपथगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। तो आधुनिक काल की कौन सी रचना इसमें है? विकल्प है पद्मावत, दूसरा है भैया शोर सागर, तीसरा है रामचंद्रिका, चौथा है चांद का मुंह टेढ़ा। तो भैया कौन सी रचना हो जाएगी? चांद का मुंह टेढ़ा, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी करवा चुके हैं और वो ये तो वैसे भी हर एक स्टूडेंट को आता है। कह रहा है कि हरिऔध जी का पूरा नाम है, क्या है? तो जगन्नाथ दास, अयोध्या प्रसाद या फिर नाथूराम शर्मा या अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो भैया हरिऔध जी का जो पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है, ये इनका पूरा नाम हो जाता है। आई बात समझ में। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। देखिए क्वेश्चन मिल गया ना शुरू में ही भैया, क्वेश्चन नंबर 10-12 कोई था, वहां पर पूछा था कि सुकुमार कवि हैं किसके हैं। तो वहां दिया था युद्ध का, सौंदर्य का, प्रेम का, प्रकृति का, ऐसे दिया था ना। लेकिन यहां कह रहा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? विकल्प है आपका रामधारी सिंह दिनकर या फिर भैया जय शंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो पंत जी को ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? तो पंत जी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कि गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? गिरिजा कुमार माथुर कह रहा किस काल के कवि हैं? विकल्प है आदिकाल, दूसरा है भैया भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल। तो ना आदिकाल के हैं ना तो भक्ति काल के, तो हैं ही नहीं, रीतिकाल के भी नहीं हैं। ये हैं भैया आधुनिक काल के कवि। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत बाद में आए, गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है, ये सब लेखक अगर हम बात कर लें तो बहुत बाद में आए। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं निम्नलिखित में से? आपके विकल्प हैं केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा है सूरदास, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है भैया चंद बरदाई। अगर हम बात कर ले बच्चों प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं, तो केदारनाथ जी।
कौन है बच्चों? केदारनाथ अग्रवाल जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से अपने जहन में रख लेना भैया। वीडियो एग्जाम के पहले हम फिर से बोलेंगे, इस वीडियो को एक बार 2 बार देख लेना ताकि सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। अगला क्वेश्चन कि लहर काव्य के रचनाकार, ये क्वेश्चन एक बार और भी आ चुका है ना, कि लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं। तो भैया लहर किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती या फिर अज्ञे? तो भैया आंसू लहर झरना, तो आंसू भी आ चुका है, लहर भी आ गया, झरना नहीं आया भी। ठीक है, तो आंसू लहर झरना ये किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। बट उससे पहले भाई थोड़ा पानी पी लें क्योंकि गला सूखने लगा है। चलिए भैया देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है। तो मेरी जीवन यात्रा जो है ये किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भैया विकल्प आपका है वियोगी हरि की, या राहुल सांकृत्यायन की, या राम वृक्ष बेनीपुरी की, या फिर भैया महादेवी वर्मा की। तो भैया ये किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन जी की। राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कि नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार कौन हैं? यह भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। विकल्प है भैया सदल मिश्र, दूसरा है बाल कृष्ण भट्ट, तीसरा है लल्लू लाल, चौथा है मोहन राकेश। तो नूतन ब्रह्मचारिणी ये बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। किसकी रचना है भैया? बाल कृष्ण भट्ट जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन हैं? विकल्प है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर बच्चों जयशंकर प्रसाद, या फिर हरि कृष्ण प्रेमी, या फिर श्रीनिवास दास। तो आपको बताना है कि श्री चंद्रावली किसकी रचना है? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किसकी रचना है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 69। अगला क्वेश्चन कि चारु चंद्रलेख विधा है। तो चारु चंद्रलेख किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। तो विकल्प आपका है भैया कहानी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है निबंध और चौथा है नाटक। तो ये जो चारु चंद्रलेख है ये क्या है? एक उपन्यास है। क्या है भैया? उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र कौन सा है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र जी के द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? विकल्प है हंस, दूसरा है भैया मर्यादा, तीसरा है बच्चों कर्मवीर और चौथा है भैया धर्म युग। तो यहां पर मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है भैया? हंस है। कौन सी है? हंस है, याद रखना इनकी पत्रिका हंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? इस 70 के बाद 72 आ गया, 71 गायब हो गया, चलिए टूट गया है कहीं। अगला क्वेश्चन है कि सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है। तो मतलब कह रहा है सरदार पूर्ण सिंह द्वारा इनमें से कौन सा निबंध नहीं है? विकल्प है आपका सच्ची वीरता, ये तो इन्हीं की रचना है, दूसरा कन्यादान, ये भी इन्हीं की रचना है, पवित्रता, ये भी इन्हीं की रचना है, कालिदास की निरंकुशता, ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो हमारा विकल्प हो जाएगा चौथा। अगला क्वेश्चन, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा भाई संपादित पत्रिका कौन सी है? विकल्प है आनंद कादंबिनी और दूसरा है हिंदी प्रदीप, तीसरा है ब्राह्मण और चौथा है दिनमान। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट
आपका क्वेश्चन है भैया कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है भैया? तो ब्राह्मण है। ठीक, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा ये पत्रिका है। ठीक है, ब्राह्मण। समझ में आया? चलिए भैया स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, वैसे जरूरत है नहीं अब तो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भैया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत कृति है। तो भैया पैरों में पंख बांधकर ये जो यात्रा वृतांत एक रचना है ये किसकी है? ठीक, विकल्प है राम वृक्ष बेनीपुरी, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद, या फिर मोहन राकेश, या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा भैया वो हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी कि भैया ये यात्रा वृतांत कहाँ, मतलब इनकी रचना है, पैरों में पंख बांधकर। अगला क्वेश्चन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ये भी क्वेश्चन है कि वसुधा मासिक पत्रिका, वसुधा जो कि एक मासिक पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया था? विकल्प आपके सामने है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने, या फिर भैया हरिशंकर परसाई जी ने, या सरदार पूर्ण सिंह जी ने, या फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो भैया ये हरिशंकर परसाई जी की भैया मासिक पत्रिका है। ठीक है, वसुधा। तो वसुधा इनकी एक मासिक पत्रिका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प है आपका रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा विकल्प है वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर भैया राम वृक्ष बेनीपुरी, या फिर विद्या मतलब निवास मिश्र। तो भैया संस्कृत के जो 4 अध्याय ये भी हम ऑलरेडी मॉडल पेपर में हल करवा चुके हैं, ये दिनकर जी की रचना है, संस्कृत के 4 अध्याय। अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर नगेंद्र, या फिर राम कुमार वर्मा। तो भैया इसको भी आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल जी हैं इनका हमने बताया है ना भैया आपको। इनकी एक भैया अगर आप साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय अगर पढ़े होंगे तो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इनके लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पुत्र निबंध है। ये तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पुत्र निबंध है, किसका निबंध है? विकल्प है डॉक्टर संपूर्णानंद, या फिर भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो भैया वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय याद है ना, उनमें ही इनकी एक प्रमुख निबंध है पृथ्वी पुत्र। इनका एक प्रमुख निबंध है भैया पृथ्वी पुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आचार्य महावीर प्रसादी, मतलब प्रसादी कह रहे हैं है ना, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? इनमें विकल्प है अशोक के फूल, या फिर बच्चों त्रिवेणी, या चौथा बच्चों साहित्य सीकर, या फिर कल्प वृक्ष। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहता तब ये विकल्प हो जाता अशोक के फूल। देखिए आपको गुमराह करने के लिए दे दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन हजारी प्रसाद नहीं दिया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भैया इनकी रचना साहित्य सीकर है। कौन सी है भैया? साहित्य सीकर है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 80 है क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार कौन हैं? यानी इनमें से कौन ऐसे साहित्यकार हैं जो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को भी सजा चुके हैं? विकल्प आपके सामने हैं राहुल सांकृत्यायन,
डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, या फिर भैया डॉक्टर संपूर्णानंद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। कौन है भैया? डॉक्टर संपूर्णानंद जी हो जाएंगे। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और एक बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु किस विधा की रचना है, या ऐसे पूछेगा कि अजातशत्रु रचना की विधा क्या है। ठीक है, किस विधा की रचना है? विकल्प है जीवनी, दूसरा है भैया नाटक, तीसरा है संस्मरण, और चौथा है आत्मकथा। तो ये अजातशत्रु ये किसकी है भैया? अजातशत्रु जयशंकर प्रसाद की मतलब का इनका एक प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, अजातशत्रु इनका एक प्रसिद्ध नाटक हो जाएगा। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। यह भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और करवा चुके हैं कि 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है। विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, या फिर बच्चों बाल कृष्ण भट्ट, या फिर भैया राधा कृष्ण दास, या श्रीनिवास दास। तो भैया 100 अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरिऔध की ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ की विधा है, अर्थात ये हरिऔध जी की जो ठेठ हिंदी का ठाठ ये किस विधा की रचना है। विकल्प है बच्चों कहानी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है जीवनी, और चौथा है नाटक। अगर हम बात करें तो भैया ये किस विधा की रचना है, तो ये एक उपन्यास है। ये हरिऔध जी का क्या है? एक उपन्यास हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विठलनाथ, या फिर भैया राधा चरण गोस्वामी। तो ये हो जाएगा गोसाई विठलनाथ। ठीक है, कहीं कहीं गोकुलनाथ ऐसे लिखा होता है तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है भैया, तो यहां पर गोसाई विठलनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि प्रेम सागर के लेखक कौन है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? सदल मिश्र, या फिर भैया सूरदास, या फिर राम प्रसाद निरंजनी, या फिर लल्लू लाल। तो ये प्रेम सागर जो रचना है इसके लेखक हैं भैया लल्लू लाल जी। कौन है भैया? लल्लू लाल जी, जो एक प्रमुख साहित्य मतलब एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 86 है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा है के अंतर्गत आता है, या अथवा कहेगा कि कलम का जो सिपाही है किस विधा की रचना है। ठीक है, ये कह रहा है भैया एक मिनट थोड़ा इसको हम और छोटा कर दें तो शायद क्वेश्चन पूरा हाँ दिख जाएगा। ठीक है, हाँ अब दिख रहा है ना। चलिए, तो ये कह रहा है कि भैया जो कलम का सिपाही है हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, अथवा में ऐसे पूछ सकता है कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। विकल्प आपके सामने है कहानी, जीवनी, उपन्यास, रेखा चित्र। तो ये क्या है? एक जीवनी है। अब आपको कमेंट करना है कि ये भैया रचना किसकी है। ये आपके लिए क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं क्योंकि इसको एक मॉडल पेपर में हल करवा चुके हैं। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। तो कलम का सिपाही इसकी रचना किसने की है ये आपको बताना है। ठीक है, और कमेंट जरूर करिएगा भैया इस पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 86 हो गया ना, 86 हो गया। 87 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर भैया 87 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 87 है क्या कह रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, अथवा कहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। विकल्प है भाग्यवती, दूसरा है परीक्षा गुरु, तीसरा है कंकाल, और चौथा है पुनर्नवा। तो ये भी आपको रट गया होगा कि परीक्षा गुरु है, लेकिन ये भी बताना है कि भैया इसकी रचना किसने किया था। कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो 2-2, 3-3 बार बता चुके हैं। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। ठीक है भैया, कौन सा है? परीक्षा
गुरु है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 कि मैला आंचल उपन्यास किसका है? तो मैला आंचल भैया ये कह रहा है कि किसका उपन्यास है? विकल्प है इलाचंद जोशी, या फिर किशोरी लाल गोस्वामी, या फिर भैया नागार्जुन, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। तो भैया ये किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अगला क्वेश्चन, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? विकल्प है मुंशी सदासुख लाल, या फिर सदल मिश्र जी, या फिर भैया राम प्रसाद निरंजनी, या मुंशी इंसा अल्लाह खां। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक की बात कर ले तो निरंजनी जी हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी। ठीक, आई बात समझ में? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भैया क्वेश्चन नंबर 90 है आपका कि राय कृष्णदास गद्य साहित्य के किस युग के लेखक हैं? राय कृष्णदास। भैया विकल्प है आपका भारतेंदु युग, या फिर द्विवेदी युग, या फिर छायावादी युग, या फिर छायावादोत्तर युग। तो राय कृष्णदास ये छायावादी युग के कवि हैं। भैया किस युग के हैं? छायावादी युग के। अगला क्वेश्चन कि अष्टयाम के रचयिता हैं, अथवा क्वेश्चन ऐसे कह सकता है कि अष्टयाम कृति के लेखक कौन हैं? विकल्प है गोकुलनाथ, दूसरा है कि वल्लभाचार्य, तीसरा है नाभादास, चौथा है तुलसीदास। तो भैया अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। कौन है? नाभादास। और ये महत्वपूर्ण एक रचना है, याद कर लेना, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भैया अगला क्वेश्चन आपका है कि साहित्यालोचन गद्य की विधा है। जो साहित्यालोचन है ये किस विधा की रचना है? ये क्वेश्चन भी करवा चुके हैं। विकल्प है नाटक, उपन्यास, या फिर आलोचना, या फिर निबंध। तो साहित्यालोचन से ही याद रखना, साहित्य आलोचन से याद रखना कि आलोचना है। क्या है भैया? आलोचना है। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं। जो इंद्रजाल है इसके लेखक कौन हैं? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, या फिर भैया कि विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, या फिर सुदर्शन, या प्रेमचंद्र। तो इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं भैया। ये विकल्प एकदम सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह से संकलित है? ठीक है, तो जो शिक्षा का उद्देश्य है वो संपूर्णानंद द्वारा रचित किस निबंध से लिया गया है, अर्थात निबंध का एक संग्रह है, वहीं से ये उठाया गया है। तो वो किस निबंध संग्रह से उठाया गया है, यही कह रहा है। ठीक है, पहला विकल्प है भाषा की शक्ति, दूसरा है शिक्षा की दिशा और दशा, तीसरा है शिक्षा और संस्कृति, और चौथा है शिक्षा और समाज। तो भैया ये हो जाएगा भाषा की शक्ति। ये आपका पहला वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक के फूल, क्वेश्चन नंबर 95 है कि अशोक के फूल निबंध है, किसका निबंध है? विकल्प है भैया किस प्रकार का निबंध है ये बता रहा है। बाकी अशोक के फूल तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है आपका भैया, लेकिन कह रहा है ये किस टाइप का निबंध है? तो मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, बुद्धि प्रदान निबंध, या फिर भैया ऐतिहासिक निबंध। तो अशोक के फूल एक ललित निबंध है। कैसा निबंध है बच्चों? ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? यह भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है। विकल्प है आपका शुक्ल युग से, या शुक्लोत्तर युग से, या फिर भैया द्विवेदी युग से, या भारतेंदु युग से। अगर हम बात करें तो माधुरी जो पत्रिका है वो द्विवेदी युग से है। ठीक है, द्विवेदी युग से, जो भार्गव द्वारा भाई संपादित की गई। बाद में इसमें और कवियों का समावेश हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है
अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, कौन थे? विकल्प है डॉक्टर संपूर्णानंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल या रामचंद्र शुक्ल। तो भैया सरस्वती जो पत्रिका है इसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आवारा मसीहा की रचना विधा है, अर्थात आवारा मसीहा जो विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, आवारा मसीहा, ठीक है, किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। संस्मरण, जीवनी, रेखा चित्र या आत्मकथा। तो भैया ये आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है। क्या है बच्चों? एक जीवनी है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 आपका भैया क्वेश्चन है कि मातृभूमि के लेखक हैं, मातृभूमि के लेखक कौन हैं? विकल्प है जैनेन्द्र कुमार या पंडित दीनदयाल उपाध्याय या फिर भैया प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो मातृभूमि ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की क्या है भैया? रचना है। किसकी रचना है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर आपका कि भैया 100, ठीक है, आपका कह रहा है कि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? अपनी खबर ये जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। पहला है कि वृंदावन लाल वर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन या फिर यशपाल या फिर भैया पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो भैया पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की ये रचना है। कौन सी? अपनी खबर। इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, यानी इनकी एक आत्मकथा है। ठीक है, इस तरह से हमने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरे के पूरे गद्य और काव्य मतलब साहित्य के देख लिया। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर नहीं समझ में आया तो भैया यूँ समझना कि 2 बार 3 बार जब तक टाइम है वीडियो ढंग से देख लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं क्योंकि इतने ज़्यादा पेपर बनते हैं, कहाँ से देगा। उम्मीद है आपको ये क्लास काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुँचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।